नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कंपटीशन लेवल के एग्जामों के लिए। सभी तरह के एग्जामों में नदियों से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर पढ़ते होंगे तो आप देखे जरूर होंगे। तो इस वीडियो में हम नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे। आपके सभी तरह के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी उसका यूज होगा। जैसे में देखिए कि मुख्य नदी किसे कहते हैं। तो देखिए, जो नदियाँ अपने मार्ग में गहरी होती है और वह पर्वत ग्लेशियर से या फिर झील से निकलती है, तो उसी को जो है मुख्य नदी कहा जाता है। देखिए, जो मुख्य नदी जो होती है वह लंबी होती है और उसके साथ बहुत सारी नदियाँ जुड़ी होती है और वह गहराई में भी अधिक होती है। तो उसको जो है मुख्य नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और देखिए, जहां से नदियां निकलती है उसको उद्गम कहते हैं। अब नदियां जो है पर्वत ग्लेशियर से निकलेगी या फिर झील से निकलेगी, तो जहां से भी निकलती है उसको उद्गम स्थान कहा जाता है, उद्गम कहते हैं। और जहां पर खत्म होती है उसको मुहाना कहा जाता है। जैसे गंगा नदी भी उत्तराखंड से चलती है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो उसका मुहाना कहाँ हो गया? बंगाल के खाड़ी में। ठीक है। तो जहां से निकलेगी उसको उद्गम कहेंगे और जहां से नदियां खत्म होगी उसको मुहाना कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं। तो देखिए, मुख्य नदियों में बाएं दाएं से आकर जो नदियां छोटी छोटी नदियां मिलती है उसी को सहायक नदी कहा जाता है। देखिए, जब बड़ी नदियां चलती है तो अपने साथ जो है दाएं बाएं से मतलब अगल बगल से बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को लेकर चलती है। तो उन्हीं छोटी छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है, जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है। ठीक है। देखिए, नदी तंत्र क्या होता है? मुख्य नदियों एवं उसके सहायक नदियों द्वारा बनाए गए जाल या फिर समूह को नदी तंत्र कहा जाता है। देखिए, जब नदियां बहेगी तो उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां भी उसके साथ बहेगी, यानी वो जो बड़ी नदी है वो अपने साथ छोटी छोटी नदियों को भी लेकर चलेगी। तो उनको देखने पर एक जाल की तरह दिखाई देता है। उसी जाल को, उसी तंत्र को नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में भी गंगा नदी जो है उसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियों को लेकर भी बहती है। इस वजह से उसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है और वही नदी तंत्र होता है। ठीक है। अब देखिए, बेसिन क्या होता है? बेसिन को ही द्रोणी कहते हैं। देखिए, किसी भी नदी द्वारा जितने भूभाग में जहां तक सिंचाई की जाती है उस क्षेत्र को बेसिन या फिर द्रोणी कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी नदियां जो बहेगी तो उसके आसपास के इलाकों में जो है उस नदियों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो जितने भी इलाकों में यानी जितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है उस नदी के द्वारा, उस पूरे क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है या फिर द्रोणी कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी के आसपास के जो भी इलाका है उनमें उनके खेतों में जो सिंचाई करते हैं तो वो किससे करते हैं? गंगा नदी के द्वारा करते हैं। गंगा नदी के पानी से वो सिंचाई करते हैं। तो उन सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? बेसिन कहा जाएगा या फिर द्रोणी कहते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गंगा नदी का है, क्योंकि भारत में गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो सबसे लंबी होने के कारण सबसे अधिक भूभाग में जो है गंगा नदी के पानी से ही सिंचाई होती है। तो सबसे बड़ा बेसिन किसका हुआ? गंगा नदी का हुआ। उसके बाद आता है सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी तथा लास्ट में आता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 5 नदियां जो है जिनका बेसिन जो है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा बेसिन वाली ये नदियां हैं। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आगे के बातों को समझने के लिए। ठीक है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है और डेल्टा और एस्चुरी जो है ये क्या होता है। तो देखिए, डेल्टा जो है जब नदियां बहती है तो अपने साथ जो है तलछट अवसाद यानी मिट्टी को बहाकर ले जाती है और वह मिट्टी जो है नदियों के मुहाने पर इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम डेल्टा कहते हैं और उसका आकार जो है त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इसी को जो है डेल्टा कहा जाता है। यदि इसको आम भाषा में समझें तो देखिए, नदियां जहां से निकलती है उसको उद्गम स्थान कहा जाता है। तो वहां से जब नदियां निकलती है तो उसका स्पीड यानी वेग जो है बहुत तेज होता है, बहुत अधिक होता है। इस वजह से वो अपने साथ जो है बहुत सारे कचरा, तलछट, मिट्टी को बहाकर ले आती है और अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती है। तो उसी को कहा जाता है डेल्टा। ठीक है। अब देखिए, अपने मुहाने पर ही क्यों इकट्ठा करती है?
तो इसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब नदियाँ चलती है तो उसका वेग बहुत तेज होता है। जहाँ से वह नदी निकलती है वहाँ पर उसका वेग तो बहुत तेज होगा क्योंकि वहीं से वह निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसका वेग धीरे धीरे घटता जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। और मुहाना पर आते आते उसका वेग जो है बहुत ही धीमा हो जाता है। तो जितना कचरा लाई रहती है वो सभी कचरा क्या करती है कि अपने मुहाने पर ही इकट्ठा कर देती है, क्योंकि उसका स्पीड जो है बहुत धीमा हो गया है। अब वो उसको ढकेल नहीं पा रही है तो मुहाने पर ही क्या करती है, सभी मिट्टी को कचरा को इकट्ठा कर देती है और साइड साइड से निकल जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पतली पतली ये सब साइड साइड से क्या हो गई, नदियाँ निकल गई है। क्योंकि उसका जो अब इतना वेग नहीं रहा, अब नदियों में उतना मजबूती नहीं रहा, उतना स्पीड नहीं रहा कि इन मिट्टी को जो है ढाकर समुद्र में बिक दे। तो वहीं पर छोड़कर अब पतले पतले रास्ते से सागर में, महासागर में नदियाँ चली जाती है। तो ये मिट्टी के ये ढेर जमा हो जाता है और त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, देखिए जितनी बड़ी लंबी नदी होगी उसका वेग जो है जहां से वो निकलेगी तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे आएगी लंबाई के कारण अब उसका धीरे धीरे वेग क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। क्योंकि बहुत लंबी है और उसको बहुत दूर से आना है तो वेग उसका घटेगा। तो जितनी लंबी है उस सभी लंबी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि उसको दूर से आना होता है तो उसका वेग जो है धीमा हो जाता है मुहाने पर आते आते। और मुहाने पर क्या करती है कि मिट्टी कचरा को जमा कर देती है। इस वजह से लंबी नदियां जितनी है वो सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए एस्चुरी क्या होता है। तो देखिए नदियों के मुहाने पर जो है मिट्टी जमा नहीं रहता है, मिट्टी जमा, तलछट अवसाद जो है ये जमा नहीं रहता है। नदियों का पानी सीधे समुद्र में जाकर गिर जाता है, सागर में जाकर गिर जाता है। तो उसको जो है उस क्षेत्र को, वहां के क्षेत्र को एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए एस्चुरी वही नदियां बनाएगी जो लंबाई में छोटा होगी। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, तो ये सब जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि इनका जो आकार है वो छोटा होता है, लंबाई छोटा होता है, तो ये तुरंत उद्गम स्थान से निकलती है और सेम वेग के साथ जाकर समुद्र में गिर जाती है। तो जितना ये कचरा लेकर जाती है सभी कचरा को क्या करती है, समुद्र में ले जाकर ढा देती है। ठीक है, तो छोटी नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है और लंबी नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत की नदियों को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो इन 4 भागों में यदि भारत की नदियों को बांटकर पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान होता है उनको समझना और उनको याद करना। ठीक है, देखिए अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र है, यानी सिंधु नदी के साथ जितने भी सहायक नदियां वो सभी के सभी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। और ये हिमालयी नदियां है, क्योंकि हिमालय को काट कर ये भारत में प्रवेश करती है तो इनको हिमालय नदियां कहा जाता है। ठीक है, वही ब्रह्मपुत्र नदी देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भी जो है हिमालय नदियां है। ठीक है, क्योंकि हिमालय को काट कर ये भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, वही गंगा नदी देखिए कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये दोनों तरफ गिरती है, ये बंगाल के खाड़ी में भी गिरती है और अरब सागर में भी गिरती है। भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वहां पर जो भी नदी है उनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है। तो दोनों तरफ गिर जाती है, कुछ अरब सागर में जाकर गिरती है और कुछ बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इन्हीं 4 वर्गों में भारत की नदियों को बांटा जा सकता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे तथा एक तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, उसके बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित मानसरोवर झील से होता है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये मानसरोवर झील है और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी सिंधु नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, और यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि मानसरोवर झील जो है किस पर्वत श्रेणी पर है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी पर है जो चीन में है।
वहां पर, तो वहां पर मानसरोवर झील है और वहीं से सिंधु नदी जो है निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी जो है 3 देशों में जाती है, भारत में, चीन में और पाकिस्तान में। तो चीन से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद पाकिस्तान में यह चली जाती है। यानी सिंधु नदी देखिए कि 3 देशों में यह ट्रेवल करती है, 3 देशों में जाती है। ठीक है, यह तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और बाद में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये पहले लद्दाख में प्रवेश करती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर जाती है पाकिस्तान में और उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। यानी सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है, तो अरब सागर में है, और उद्गम कहाँ है, तो मानसरोवर झील से है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी भारत में दोमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि दोमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, जो लद्दाख में है। ठीक है, और पाकिस्तान में चिलास नामक स्थान से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिलास नामक स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है और भारत में दोमचौक नामक स्थान से। ठीक है, यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी के टोटल लंबाई। ठीक है, लेकिन यदि केवल भारत में बात की जाए कि केवल भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर है केवल भारत में। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों को। तो देखिए सिंधु नदी के दाहिने तट की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, स्वेंक और नुब्रा नदी। देखिए नदियों के संबंध में दाहिने तट से, बाएं तट से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु नदी में दाहिने तट से जो है 2 महत्वपूर्ण नदी मिलती है, स्वेंक और नुब्रा नदी। स्वेंक नदी को आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, देखिए स्वेंक नदी जो है यह लद्दाख में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये लद्दाख क्षेत्र में बहती हुई सिंधु नदी में मिल गई है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि सिंधु नदी के बाएं तट की कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए सिंधु नदी के बाएं तट की 5 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये 5 नदियां जो हैं सिंधु नदी में बाएं तट से जाकर मिलती है। ठीक है, तो अब आइए इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। देखिए झेलम नदी जो है यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी किस झील से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नाग नागिन वाला जितना भी झील होता है वो सब जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, देखिए झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये पिंक कलर वाली जो है ये झेलम नदी है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, क्योंकि ये जो है इसी तरह आती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, और चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो झेलम नदी किस नदी में मिलती है, तो चिनाब नदी में मिलती है। ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट जो है सिंधु नदी में नहीं मिलती है, लेकिन सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चिनाब में मिलती है और शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं चिनाब नदी को। तो देखिए चिनाब नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से निकलती है और जम्मू कश्मीर के निचले भाग होते हुए सिंधु नदी में जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर की जो है ये चिनाब नदी है और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो चिनाब नदी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सतलज नदी को। देखिए सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राकस ताल झील से होता है, जो मानसरोवर झील के पास ही है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये सतलज नदी है हरा कलर की और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो राकस ताल झील से हुआ है, जो मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, यह जो है हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के निचले भाग होते हुए, पंजाब के निचले भाग होते हुए
चिनाब नदी में मिल जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सतलज नदी चिनाब नदी में क्या हो गई है, मिल गई है। ठीक है, तो ये सतलज नदी चिनाब नदी में मिल जाती है और इसका उद्गम होता है राकसताल झील से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि सतलज नदी तो लंबाई में बहुत बड़ी है, तिब्बत से आती है और चिनाब में मिल जाती है, यानी सिंधु में मिल जाती है, तो ये सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्यों नहीं हुई? तो देखिए इसके पीछे रीजन है कि सहायक नदियों में यह देखा जाता है कि सबसे अधिक पानी कौन लाती है, तो उसी को जो है सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। जैसे चिनाब को देखिए कि बहुत सारी नदियों को लेकर आ रही है और उसके बाद सिंधु नदी में मिल रही है, मतलब चिनाब नदी बहुत ज़्यादा पानी देती है सिंधु नदी को। वही सतलज को देखिए कि तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी को ये लेकर आती है और वो भी चिनाब में मिल जाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा पानी देखा जाए तो चिनाब नदी ही सिंधु नदी को देती है। तो इस वजह से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है चिनाब नदी को। ठीक है, सतलज नदी को नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रावी नदी। तो देखिए रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा है, तो उसी दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हल्का लाल कलर की जो है ये रावी नदी है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के ऊपरी भाग होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये रावी नदी जो है किस नदी में मिलती है? तो चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसका उद्गम याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रे के पास से होती है। ठीक है, उसके बाद है ब्यास नदी। देखिए इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से ही होता है, हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच से होता है और यह पंजाब में आकर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह किस नदी में मिलती है? तो सतलज नदी में मिलती है, ब्यास नदी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, तो देखिए जितनी भी नदियां हैं सिंधु की सहायक जो भारत से निकलती हैं, वो सभी नदियां जो है चिनाब में मिलती है और चिनाब नदी जो है वो अकेले जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसकी क्रम की बात करें तो ऊपर से नीचे के क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यही जो है सही क्रम है। तो इन सभी क्रमों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सिंधु जल समझौता। देखिए सिंधु जल समझौता जो है यह 1960 में हुआ था सिंधु नदी तंत्र को लेकर। तो देखिए ये क्या है कि इसके तहत 3 नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया तथा पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, तो जो 1960 में समझौता हुआ था उसके तहत कहा गया था कि ब्यास नदी जो है और रावी तथा सतलज नदी का जो नियंत्रण है, यानी इन तीनों नदियों का पानी जो है भारत यूज करेगा। ठीक है, और जो पश्चिमी 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका पानी जो है पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वह यूज करेगा। ठीक है, तो इस समझौता में यह डिसाइड किया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो भारत जो है सिंधु नदी तंत्र का सिर्फ 20% पानी ही यूज करता है। कितना परसेंट पानी का यूज करता है? तो 20% यूज करता है सिंधु नदी तंत्र का भारत। ठीक है, तो यह था सिंधु जल समझौता। अब देखिए ब्यास नदी जहाँ सतलज नदी में मिलती है वहीं पर एक बैराज है, हरिके बैराज। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ब्यास और सतलज के संगम पर यहीं पर है हरिके बैराज। ठीक है, इसी बैराज से देखिए इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत की सबसे लंबी नहर है, तो वह हरिके बैराज से निकलती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और यह राजस्थान में जाती है, राजस्थान के थार मरुस्थल में जाती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में जान डाल देती है इंदिरा गांधी नहर। इसी के तहत उधर जो है राजस्थान के तरफ मरुस्थल में सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हरिके बैराज से निकलती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में है मानसरोवर झील, उसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है।
अभी आप पढ़ें कि मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है और सतलज नदी का भी उद्गम होता है और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह बड़ी वाली जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, देखिए यह तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। मतलब देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों से होकर बहती है। एक तो चीन यानी तिब्बत में, उसके बाद भारत में आती है और फिर भारत से चली जाती है बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों में जाती है, यानी 3 देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखिए जहां जहां जाती है ब्रह्मपुत्र नदी वहां वहां पर इसका नाम जो है चेंज हो जाता है, वहां वहां पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे में देखिए तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, भारत का ही राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसमें क्या कहा जाता है, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ओरिजिनल नाम इसका क्या है, ब्रह्मपुत्र है, जो असम में कहा जाता है, असम राज्य में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना नदी। और जब गंगा नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेघना जो है यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलने के बाद बनती है मेघना नदी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो मेघना जो है यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब मिलती है तो उसको मेघना कहते हैं, और यही मेघना नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो इसका मुहाना आप ध्यान में रखिएगा कि यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और यदि केवल भारत में बात की जाए तो 916 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा के समीप यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने का मतलब यू के शेप में, यू के आकार में जो है अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है वहां से ये ऐसे घूम जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं यू के आकार में घूम जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, वहीं से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मिट्टी कचरा लाने के कारण असम राज्य में एक द्वीप का निर्माण हुआ है। देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा कचरा लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है, तो वह कचरा जो है कहीं कहीं पर वो जमा कर देती है। तो उसी प्रकार असम राज्य में भी जो है बहुत ज्यादा वहां पर मिट्टी कचरा जमा की है, जिसको हम द्वीप कहते हैं। उसका नाम है माजुली द्वीप, और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, केवल द्वीप नहीं, पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है। ठीक है, और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बना है। ठीक है, देखिए यह द्वीप जो है इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग जो है बसने लगे हैं, आबादी यहाँ पर क्या हो गई है कि ज्यादा हो गई है। इस वजह से असम सरकार ने इसको जिला के रूप में घोषित कर दिया, क्योंकि आबादी यहाँ पर क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। ठीक है, इसलिए प्रश्न पूछता है कि भारत का एकमात्र नदी जिला कौन है, तो माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का एकमात्र नदी जिला है जो नदी पर बसा हुआ है, जो माजुली द्वीप है। ठीक है, तो अब आइए हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां हैं दिहांग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये 4 प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी सहायक नदियां, इन्हीं से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 4 नदियां है, दिहांग है, सुबनसिरी है, मानस है और तीस्ता नदी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सुबनसिरी नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो असम में बहती है। असम राज्य में बहने वाली नदी जो है वह सुबनसिरी नदी है, और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो लाल कलर की है, हल्का लाल कलर की, यह सुबनसिरी नदी है और यह असम राज्य में बहती है और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि तीस्ता नदी यह सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि सिक्किम से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो वह तीस्ता नदी है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हरा कलर की है यह तीस्ता नदी है और यह सिक्किम से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, जलपाईगुड़ी शहर का आप नाम सुने होंगे, तो जलपाईगुड़ी शहर जो है यह तीस्ता नदी के तट पर है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जलपाईगुड़ी शहर किस नदी के तट पर है, तो तीस्ता नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नदियां थी जो ब्रह्मपुत्र में दाएं तट से आकर मिलती है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो देखिए, प्रमुख 4 नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से आकर मिलती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि दिबांग नदी है, लोहित है, मेघना है और बराक नदी है। तो ये 4 प्रमुख नदियां जो है ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से आकर मिलती है और इन्हीं से प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इन चारों में से किसी एक का ऑप्शन रहता है, या फिर 1-2 का रहता है, या फिर 3 ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी सहायक नदियों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए दिबांग नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। दिबांग नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी जाती है और असम में भी जाती है, और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है दिबांग नदी। लाल कलर की जो है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह दिबांग नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का ध्यान रखिएगा कि 2 सहायक नदियां हैं और दोनों का नाम जो है सिमिलर है। जो दाएं तट से आती है उसका नाम है दिहांग और जो बाएं तट से आकर मिलती है उसका नाम है दिबांग। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि लोहित नदी, यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो असम अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यह भी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है लोहित नदी। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हरा कलर की जो है लोहित नदी है। ठीक है, इसको जो है खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लोहित नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ये बहती है तो अपने साथ जो है लाल मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टी को लेकर बहती है, उसको काट कर बहती है। इस वजह से इसका पानी जो है लोहित नदी का वो लाल दिखाई पड़ता है। इस वजह से इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लेटराइट मिट्टी के कारण इसका पानी जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आइए देखते हैं सबसे लास्ट नदी बराक नदी। देखिए, बराक नदी जो है यह नागालैंड से आती है और बांग्लादेश में मेघना में मिल जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह सबसे बड़ी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर से देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों से आती है मेघना नदी। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये मेघना नदी है, ये कहाँ से आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसी में देखिए कि इसके ऊपर नागालैंड से आती है बराक नदी, और बराक नदी आकर मिलती है मेघना नदी में, और फिर मेघना नदी जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि बराक नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो नागालैंड से निकलती है और मेघना में मिल जाती है, और मेघना जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और टेस्ट लगाते हैं। इससे आइडिया मिलता है कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इससे अनुभव बढ़ेगा और आपको याद भी होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बताना है कि कौन सी नदी है जिनका उद्गम भारत में नहीं है, यानी भारत से नहीं निकलती है। तो देखिए, कावेरी नदी जो है इसका उद्गम भारत में है, नर्मदा का भी उद्गम भारत में ही है, गंगा तो भारत में है ही, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, और मानसरोवर झील जो है तिब्बत में है यानी चीन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो जो तिब्बत में मानसरोवर झील है वहां से कौन सी नदी आती है उसको बताना है। तो देखिए, सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से ही आती है, सतलज नदी भी वहीं से आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से आती है। मतलब तीनों नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास से ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है। तो अभी आप पढ़ें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से जब चलती है तो असम राज्य में माजुली द्वीप का निर्माण करती है कचड़ा से। तो ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है और माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय काटकर एवं बह कर आने वाली नदी कौन सी है। मतलब बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर जो है भारत में प्रवेश करती है या फिर बहती है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है सतलज, सिंधु, गंगा। तो सतलज और सिंधु तो होगा लेकिन गंगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। हाँ, यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों नदी जो है मानसरोवर झील के पास से आती है और हिमालय पर्वत को काटकर वो बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो इसको तो कोई भी बता सकता है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी जो तिब्बत में है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु नदी। देखिए पंजाब के निर्माण में मतलब पंजाब जो है सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है सिंधु नदी तंत्र का, ठीक है। लेकिन वही अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है सिंधु नदी का पानी नहीं जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच में है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ जो है ऊंचाई पर है। इस वजह से पंजाब से पानी जो है हरियाणा में नहीं जा पाता है। तो हरियाणा में पानी की किल्लत है, मतलब सिंधु नदी का पानी का उपयोग हरियाणा जो है नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो देखिए ब्यास नदी जो है भारत में ही इसका उद्गम है, चिनाब का भी भारत में ही उद्गम है और रावी का भी भारत में ही उद्गम है। लेकिन सतलज नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत यानी चीन से है, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद प्रश्न है सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी आप जानते हैं कि चीन से मानसरोवर झील के पास से आती है, भारत में यह प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद है सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कैलाश पर्वतमाला से जो है यानी कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही मानसरोवर झील है और वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो लेकिन इसमें जो है मानसरोवर झील में ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानस किस नदी की उपनदी है। मतलब बताना है कि मानस जो नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। आप अभी पढ़ें कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो दाएं तट की सहायक नदियां थी वह 4 प्रमुख सहायक नदियां थी, दिहांग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता नदी। तो ये 4 नदियां थी जो ब्रह्मपुत्र में दाएं तट से आकर मिलती थी। तो मानस जो है वह किसकी सहायक नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। और उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। मतलब कौन ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज नदी। देखिए सतलज नदी जो है ये निकलती है मानसरोवर झील से और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है और ये जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है।